हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्त्री रॉयल फैमिली में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि बड़े राज्यों में किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। तो फ्रेंड्स, ये की है केरल ने। और वही बात करें, खाद्य स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया है। तो केरल जून 2023 में सूची में यह सबसे ऊपर रहा है। तो फ्रेंड्स, एक काम की बात आज हम आपको बताते हैं कि अगर बाई चांस कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें पॉजिटिव फैक्ट्स के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऑप्शन में केरल अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग बिना किसी डाउट के केरल को टिक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है जो पॉजिटिव फैक्ट के साथ जो काम होते हैं तो वो अधिकतर केरल राज्य में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक को उम्मीद है कि FY24 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बात करें FY24 तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये हो जाएगी कम 6.3%। विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है। तो बात करते हैं कि ये विश्व बैंक क्या होता है। तो यह विकासशील देशों के लिए धन ज्ञान के लिए दुनिया के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। अगर किसी देश के पास पैसा ख़त्म हो जाए या पैसा नहीं रहे या फिर उसको किसी भी आर्थिक संबंधी सलाह लेनी है तो ये विश्व बैंक इस काम को करता है। और वही बात करें, यह विश्व बैंक जो है गरीबी कम करने, साझा समृद्धि बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1944 संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और इसके वर्तमान जो सदस्य की संख्या है वो 189 है और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और मुख्यालय जो है उसका वाशिंगटन DC जो कि USA की राजधानी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के सत्याग्रह के स्मारक के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा फ्रंटलाइन युद्धपोत ड्रवन में दौरा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कर रहा है हमारा INS त्रिशूल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं INS त्रिशूल। और वही बात करें, INS त्रिशूल भारतीय नौसेना का एक अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत है जो कि 6 से 9 जून तक 2023 तक पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर 7 जून 1993 की घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के साथ साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो राजनयिक संबंधों को बहाली और इनको मजबूत करने के लिए 30 साल पूरे होने पर डरबन बंदरगाह पर दौरा कर रहा है जो कि साउथ अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 का विषय क्या था। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम बतानी है। तो फ्रेंड्स, ये थीम थी खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की जो थीम थी वो थी बहुत सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य है। और 21 की थीम यहाँ पे देख सकते हैं, 22 की भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आप लोगों को दे रखी है। और वहीं बात करें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की तो यह 7 जून को यानी परसों के दिन मनाया गया था। इस दिन को उद्देश्य जो है वो विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और उन्हें रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो था वो दिसंबर 2018 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की जो थीम अभी हमने आपको बताई है ये थी खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो PDF है उसको आप अगर लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अबाउट में जाकर वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स ने डीजल पनडुब्बी के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, पनडुब्बी जो होती हैं वो परमाणु पनडुब्बी होती हैं, डीजल से चलने वाली पनडुब्बी होती हैं, इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होती हैं।
तो ये कई प्रकार की पनडुब्बी होती हैं। तो इसमें से एक डीजल पनडुब्बी जो है वो भारत के साथ जर्मनी के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस देश के पास कितनी परमाणु पनडुब्बियाँ हैं। तो पहले नंबर पे हमारा आता है अमेरिका, जिसके पास परमाणु पनडुब्बियों की संख्या 52 है, और गैर परमाणु यानी डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली 17 है। रूस के पास 17 परमाणु, यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं आप लोग। और वहीं बात करें भारत के पास ओनली 16 है, यानी एक परमाणु पनडुब्बी है, और 15 जो हैं वो डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। वहीं बात करें भारत के पास जो ज़रूरत है वो कम से कम 21 पनडुब्बियां होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 16 पनडुब्बियां शामिल हैं। और यहाँ पे मझगांव डाक ने जून 2023 में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह की पनडुब्बियाँ होती हैं जिनको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये पानी के अंदर अंदर चलती हैं और किसी भी मतलब किसी भी प्रकार की जासूसी करने के लिए या किसी के ऊपर अटैक करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सक्षम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NHPC के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है महाराष्ट्र के साथ। और वहीं बात करें NHPC की फुल फॉर्म, तो ये होती है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। और ये जो है NHPC जून 2023 में पंप वाली पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर ग्राफिक उपन्यास का शीर्षक क्या था? तो अभी हाल ही में ग्राफिक्स उपन्यास शीर्षक लॉन्च हुआ है, तो उसका शीर्षक बताना है। तो फ्रेंड्स ये था अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक में लगभग 101 पेज थे। और बात करें थोड़ा डिटेल्स में, तो शांतनु गुप्ता जिन्होंने 6 मई 2023 को अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया था। बुक लॉन्च में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 51 से अधिक स्कूलों में 5000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया था, जिससे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का निर्माण हुआ। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्ट सेलर शीर्षक द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर भी लिखे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ जो है वो शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में एक स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है, जो अपने खुद से चलेगी और उड़ने वाली टैक्सी, जो कि यहाँ पे आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। और ये काम किया है इज़राइल द्वारा। और वहीं बात करें, इज़राइल ने सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का परीक्षण किया है। ड्रोन यातायात भीड़ को कम करने के लिए इज़राइल की राष्ट्रीय ड्रोन पहल की हिस्सा है। और ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान का परीक्षण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम को बाईपास करना और भीड़भाड़ को कम करना है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है? तो फ्रेंड्स ये नेक काम किया जा रहा है हरियाणा सरकार द्वारा। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये डोर टू डोर यानी सभी के घर के पास यानी दरवाजे टू दरवाजे ये कचरे को इकट्ठा करते हैं। और वहीं बात करें, हरियाणा जून 2023 में डोर टू डोर कचरा संग्रह पृथक्करण बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू कर रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पहला राज्य बना है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए श्रीलंका द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, इस तरह से जो बिजली की कनेक्टिविटी होती है इसको ग्रिड कनेक्टिविटी बोलते हैं। और ये 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, जो कि श्रीलंका 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के निम्नलिखित में से कौन से संगठन जिम्मेदार हैं? तो फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी जिम्मेदार होता है। और वहीं बात करें खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये भी
इसका जिम्मेदार होता है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये नहीं होता है। तो इसका ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वही बात करें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, तो ये हमारा 7 जून को मनाया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह एक संयुक्त राष्ट्र के तहत एक विशेष संस्था है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए काम करती है। इसका गठन जो है वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना तिथि थी वो 7 अप्रैल को थी और इसका जो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जो कि जेनेवा की राजधानी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है निदेशक टेड्रोस एडनॉम हैं। और वहीं बात करें खाद्य और कृषि संगठन की, तो ये खाद्य और कृषि संगठन एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को समाप्त करने और पोषण खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। खाद्य और कृषि संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम जो कि इटली की राजधानी है उसमें स्थित है। और इसकी जो है फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं चुना गया? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं चुना गया है। देखते हैं किन किन देशों को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, दक्षिण कोरिया को मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र परिषद के लिए 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछने की संभावना है। और बात करें इसके 5 स्थायी वीटो शक्तिशाली जो सदस्य हैं वो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्स्टेक केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2023 में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा हमारे प्यारे भारत देश में। और इस साल भारत में ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्स्टेक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। महासचिव जो हैं इसके वो हैं तेंजिन लेकफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सीखो और कमाओ योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये की है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चालू की है। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की गई है। योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्रों को जोड़ा गया है। और सीखो और कमाओ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि युवाओं को सीखने के साथ साथ कौशल के लिए 8,000 से 10,000 रुपये का जो भत्ता दिया जाएगा एक वजीफे के तौर पर। और योजनाओं के अंतर्गत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान पर मिशन शुरू कर रही है, यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है वित्त आयोग, विद्युत आयोग, सिविल आयोग। तो ये जो मिशन माहिर है ये संबंधित है विद्युत उद्योग से। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में आएगा। तो याद रखिएगा विद्युत उद्योग से मिशन माहिर संबंधित है। सरकार विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की शीघ्रता को पहचान करने और उन्हें देश के भीतर बाहर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए उन्नत और उच्च प्रभाव से अनुसंधान माहिर पर मिशन शुरू कर रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? तो ये चक्रवात बिपरजॉय है जो कि इसका नाम किसने रखा है? तो फ्रेंड्स इसका नाम जो रखा है वो रखा है बांग्लादेश ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश।
और वहीं बात करें दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान बिपरजॉय में तब्दील हो गया है और इस चक्रवात को बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम दिया है। इस शब्द का अनिवार्य रूप से जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है आपदा या विपत्ति। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो सकता है क्योंकि पूछा जा सकता है कि बिपरजॉय क्या है और इस तरह से पूछा जा सकता है कि बिपरजॉय का नाम किसने रखा और बिपरजॉय चक्रवात है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इसके चांस है। वहीं बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और वायुमंडल विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। स्थापना इसकी हुई थी 23 मार्च 1950 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रमुख राष्ट्रपति जो हैं इसके गेरहार्ड एड्रियन हैं जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रग्बी इंडिया ने अपनी 8वीं जूनियर 10वीं सीनियर चैंपियनशिप शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये शुरू की है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। रग्बी इंडिया ने अपनी 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर चैंपियनशिप की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये एल्डर लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि एल्डर लाइन किससे संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस चीज़ को चलाया गया है। एल्डर लाइन नंबर जो है वो 14567 है और वहीं बुज़ुर्गों की हेल्प जो है लाइफ लाइन के लिए ये संबंधित है। और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग वृद्ध निराश्रितों को बचाने और उन्हें वृद्धाश्रम और आश्रय खोजने में मदद करने के लिए एल्डर लाइन 14567 सेवा लेकर आया है। यह पहल समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के दिमाग की उपज यानी उनके द्वारा ये चलाई गई है। यूपी समाज कल्याण विभाग के निदेशक पवन कुमार द्वारा बताया गया है कि पीटीआई भाषा को वर्तमान में राज्य के अंदर जो है 75 वृद्धाश्रम है जो कि हर ज़िले में एक वृद्धाश्रम है और उत्तर प्रदेश में जो ज़िलों की संख्या है वो फ्रेंड्स 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फतेह नाम की अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया है, प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है ईरान द्वारा और ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और बात करें ईरान ने पहली अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह प्रस्तुत की है। सटीक निर्देशित फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर और यह सभी रक्षा ढालों को भेदने में सक्षम है। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो व्यसन मुक्त अमृतकाल जो है वो तंबाकू, धूम्रपान और नशीले मादक पदार्थों की रोकथाम के ऊपर संबंधित है। वहीं बात करें NCPCR ने जून 2023 में बच्चों के बीच भारत को तंबाकू नशा मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल लॉन्च किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बसों में एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया है। ये किया है फ्रेंड्स, आप लोग सोच नहीं सकते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ये एक अच्छा कार्य किया गया है जो कि बसों के अंदर एयर प्यूरीफायर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही बात करें पश्चिम बंगाल सरकार ने शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राज्य की राजधानी कोलकाता में एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं। बस रूट माउंटेन एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जिसका नाम सुधा वायु है और भारत में अपनी तरह का ये पहल शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया अभियान नए भारत के सपने, ये मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो शुरू किया गया है ये मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और मेटा महिला मंत्रालय के जून 2023 में नया अभियान नए भारत के सपनों को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है,
न्यायपालिका योजना की निगरानी के लिए सरकार ने न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है। न्याय विकास पोर्टल लॉन्च का उद्देश्य बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है, परियोजना अनुमोदन के बारे में जानकारी के साथ हितधारकों को सशक्त बनाना, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराना, न्यायिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के बेहतर वितरण की सुविधाओं को प्रदान करना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इस करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए बेहतर वितरण की सुविधा प्रदान कराना है। ये न्याय विकास पोर्टल संबंधित है इससे। सरकार ने जून 2023 में न्यायपालिका योजना की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल का लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, की स्थायी समिति का 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स ये की गई है नई दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, और इसका जो मुख्यालय है, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका मुख्यालय हमारे भारत के अंदर है, गुरुग्राम हरियाणा में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की स्थायी समिति 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह की अध्यक्षता में भारत के ऊर्जा मंत्री के रूप में ISA की वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि अय्यर जो हाल ही में समाचारों में थी, तो ये कौन थी। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पुरस्कार विजेता, पत्रकार, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, एक प्रमुख राजनेता, एक सफल उद्यमी। तो फ्रेंड्स ये एक पुरस्कार विजेता पत्रकार थी, और यहाँ पे जो है हमने इनके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स निकाली है। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली महिला समाचार प्रस्तुतकर्ताओं में से एक गीतांजलि अय्यर 7 जून 2023 को इनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स वैसे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते हैं, बट ये महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए और उनको मोटिवेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, किस तरह से किया, ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया है। वहीं अपने 70 के दशक में मध्य उन्होंने 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार जीता है। और अय्यर ने कोलकाता के लोरेटो कॉलेज से स्नातक किया। और वहीं बात करें 1971 में दूरदर्शन से ये जुड़ी थी। अय्यर ने 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार जीता। समाचार कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं के अलावा वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से डिप्लोमाधारी की थी। प्रिंट विज्ञानों में एक लोकप्रिय चेहरा भी थी, यहाँ तक कि श्रीधर श्री सागर के टीवी नाटक खानदान में भी अभिनय किया। वह वर्ल्ड वाइड फंड से भी जुड़ी हुई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये पत्रकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSNL के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या मंजूरी दी है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, अधिकृत पूंजी में वृद्धि, 4G 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन करना, पुनरुद्धार पैकेज बढ़ाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इस करेक्ट हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीं बात करें BSNL की फुल फॉर्म, तो भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 89,047 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ BSNL के तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज में BSNL के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन और अधिकृत पूंजी में वृद्धि के माध्यम से 4G 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगामी गगनयान मिशन के लिए किस फर्म ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स ये की है टाटा एलेक्सी द्वारा। और वहीं बात करें इसरो की जो फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और वहीं बात करें टाटा एलेक्सी ने आगामी गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम क्या रही। तो फ्रेंड्स विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम थी प्लेनेट ओशियन द टाइम्स और चेंजिंग। तो ये ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा। और वहीं बात करें 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, और
कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2008 में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मान्यता दी थी, तो इसलिए इसको 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति सलाहकार के रूप में इंडियन पैडल फेडरेशन के साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही चर्चित महिला हैं। कुछ लोग तो इनको जानते होंगे, लेकिन इनके नाम से जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इनका नाम ऐसा है कि पुलेला गोपीचंद। तो ऐसा लगता है कि ये एक मेल है, लेकिन नहीं, ये एक फीमेल है। और फ्रेंड्स, इन्होंने जो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, पुलेला गोपीचंद ने एक पद्म भूषण और एक द्रोणाचार्य और एक अर्जुन पुरस्कार जीते हैं। और वहीं सलाहकार के रूप में इनको IPF में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुजरात का पहला क्लाइमेट एक्शन समिट आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है अहमदाबाद में, गुजरात के अंदर। वहीं बात करें 50वीं विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए यूनिसेफ एलेक्सर फाउंडेशन ने जलवायु परिवर्तन विभाग और प्रेस सूचना ब्यूरो के साथ साझेदारी में 4 जून 2023 को अहमदाबाद में गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, तो गुजरात में अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जून 2023 में बिमस्टेक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेज़बानी करेगा? तो फ्रेंड्स, ये करेगा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और वहीं बात करें, एक बिमस्टेक जो कि एक्सपो और कॉन्क्लेव कोलकाता में आयोजित किया जाएगा इसकी, और जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के सरकारी अधिकारियों और नीति निर्माताओं और व्यापारिक नेताओं को एक साथ लाना है। और वहीं बात करें बिमस्टेक की संबंधित जानकारी, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो बिमस्टेक की जो फुल फॉर्म होती है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। और हिंदी में बात करें तो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। और 13 जून से शुरू होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बिमस्टेक के 7 सदस्य देशों को, जो कि बिमस्टेक में 7 सदस्य देश हैं, पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के 400 से अधिक व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लेंगे। और वहीं बात करें, यह कार्यक्रम व्यापार सुविधा, खाद्य, कृषि खाद्य, बुनियादी ढांचा के विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, टिकाऊ पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल, चाय रत्न आभूषण, जलवायु परिवर्तन, स्टार्टअप, बढ़ावा देने वाले नवाचार सहित कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। और ये जो है बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका जो स्थापना हुई थी 1997 में। और बिमस्टेक के पास जो कुल आबादी है वो 1.68 बिलियन आबादी है, और इसकी जो GDP है वो है $2.88 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर की 2023 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? तो फ्रेंड्स, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, भारत का सबसे महंगा शहर बना है मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार। और वहीं बात करें, इसके बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। और वैश्विक रिपोर्ट देखें तो सर्वेक्षण के अनुसार, जिसमें 5 महाद्वीप 227 शहर शामिल हैं, 227 शहरों में मुंबई प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर है। और जबकि हांगकांग वैश्विक चार्ट में सबसे ऊपर है। रैंकिंग के अनुसार मुंबई को वैश्विक रैंकिंग में 147, नई दिल्ली को 169 और चेन्नई को 184, बेंगलुरु को 189, हैदराबाद 202, कोलकाता 211, पुणे 213 पर स्थान प्राप्त हुआ है। रैंकिंग में सबसे कम महंगे स्थानों में जो है वो हवाना, क्यूबा की राजधानी हवाना शामिल है। और वहीं बात करें, पाकिस्तान के इस्लामाबाद और कराची 2 शहर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ चुका है?
तो फ्रेंड्स ये छोड़ चुका है भारत, जो कि सबसे ज़्यादा कच्चे इस्पात का उत्पादक बन गया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा है कि भारत के इस्पात उद्योग ने पिछले 9 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। अब 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये 2018 नहीं, यहाँ पे 2023 होगा, आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में अपनी द्विमासिक नीति में आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो पूर्वानुमान है वो कितना है? तो फ्रेंड्स ये जो पूर्व अनुमान है वो 6.5% है आरबीआई द्वारा। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखते हुए यथास्थिति बनाए रखता है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से निम्न में से किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल की पहली प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च की गई थी अग्नि प्राइम का सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है और ये कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा के तट एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो के इतिहास में एयर डिफेंसर 23 नामक सबसे बड़ा हवाई परियोजना अभ्यास की मेज़बानी करने के लिए तैयारी कर रहा है? तो फ्रेंड्स ये एकमात्र देश है जर्मनी नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई परियोजना अभ्यास की मेज़बानी करने के लिए तैयारी कर रहा है, जो रूस, जर्मनी, अमेरिका जैसे सहयोगियों और संभावित विरोधियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से बल का प्रदर्शन है। और एयर डिफेंसर 23 अभ्यास में 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान शामिल होंगे। अकेले अमेरिका 2000 नेशनल गार्ड के जवान और 100 विमान भेज रहा है। तो फ्रेंड्स पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि एयर डिफेंडर 23 अभ्यास किससे संबंधित है या फिर इसे कौन आयोजित कर रहा है? तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। और वहीं बात करें नाटो की, तो उत्तर अटलांटिक संधि ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और वहीं बात करें यह संगठन वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 संस्थापक सदस्यों 30 स्वतंत्र सदस्य देशों का संगठन है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित किया गया था। हाल ही में फिनलैंड नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बना है और पहले ब्रिटेन भी इस संगठन का सदस्य हुआ करता था, जो कि अब नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार के द्वारा नंद बाबा दूध परियोजना जो है मिशन लॉन्च किया है। और बात करें दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है, 1000 करोड़ की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार की नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का उद्देश्य उत्पादकों के गांव में ही डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध की बिक्री की सुविधा प्रदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा ये, ब्रिटेन नाटो संगठन से बाहर कब हुआ? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, 31 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2022 और 31 जनवरी 2023। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
खुश रहिए, मस्त रहिए और क्वेश्चन का कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।